जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। हिंदुस्तान ये राष्ट्र के नाम, जय हिंद सभी को। ये रॉकिंग इन्फॉर्मेशन जो परिवार है, ये सभी राष्ट्र के नाम है, आपके नाम है, आपके हिंदुस्तान के नाम है, हमारे हिंदुस्तान के नाम है, हमारे भारत के नाम है। तो चलिए, ये चैलेंज आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन पर्यावरण के हैं। अब देखते हैं इस चैलेंज में आप कितना निखर के आते हैं, कितना स्कोर कर पाते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएंगे अपना अपना स्कोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रहित के नाम पहला क्वेश्चन है कि परिवार एक साधन है। जो परिवार होता है एक साधन होता है, अनौपचारिक होता है, औपचारिक होता है या गैर औपचारिक होता है। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन माना जाता है, क्योंकि परिवार ही बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है। यह माता पिता ही बालक के प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। इनसे प्राप्त ज्ञान अनौपचारिक होती है तथा इसी ज्ञान से बालक में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है। देखिए, यहाँ पर डिस्कशन व्याख्या के साथ लेकर आते हैं और पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। तो आज ही ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड पर जाके देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सभी के लिए चैलेंज है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग। राजस्थान में भीलों के द्वारा की जाने वाली भूमिगत कृषि कहलाती है। ये राष्ट्र के नाम ये क्वेश्चन है, हिंदुस्तान के नाम क्वेश्चन है, आप सभी भाई बहनों के नाम ये क्वेश्चन है कि राजस्थान में भीलों के द्वारा की जाने वाली भूमिगत कृषि क्या कहलाती है। ठीक है, तो आपकी चिमाता कहलाती है। ठीक है, राजस्थान में जो भीलों के द्वारा की जाने वाली भूमिगत कृषि होती है वह आपकी चिमाता कहलाती है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में भीलों के द्वारा की जाने वाली खेती चिमाता कहलाती है तथा दक्षिण राजस्थान की भूमि कृषि जो है वालरा कहलाती है। ये भी ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी राजस्थान की भूमिगत कृषि को वालरा कहलाती है, जबकि भीलों द्वारा मैदानी भाग में भूमिगत कृषि को दाजिया कहलाता है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। हर भाई बहन के लिए इंपॉर्टेंट है, हर भाई बहन कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ की फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर भाई बहन से निवेदन है कि स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये आप नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आप 1-2 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि ये चैलेंज है आपके लिए। चैलेंज एक्सेप्ट करना ही बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, चैलेंज वही एक्सेप्ट करता है जो लड़ता है। किससे लड़ता है? अपने अभ्यास, तत्परता, प्रैक्टिस से लड़ता है, अपने अनुभव से लड़ता है। जब आप अनुभव से लड़कर निखर के आते हैं तब फिर आपका सिलेक्शन पक्का होता है, क्योंकि आप असलियत में मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअल में मेहनत करते हैं, रियल में मेहनत करते हैं। तो गरीब की फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा, आई होप। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है ज्वार। गरीब की फसल ज्वार कहा जाता है क्योंकि गरीब की रोटी व शोरगम कहलाने वाली ज्वार की फसल के लिए शुष्क जलवायु 40 से 45 सेंटीमीटर वर्षा अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं है। 40 से 45 सेंटीमीटर वर्षा, इससे ज़्यादा अगर वर्षा होती है तो फिर ज्वार के लिए खेती जो है फसल आपके लिए अच्छी नहीं होती है। तो ज्वार के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान आपका महाराष्ट्र है। अब देखिए, क्वेश्चन आ गया कि ज्वार के उत्पादन में भारत में पहला राज्य कौन सा है। तो फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में या आंसर में क्लिक करना है महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में प्रथम आपका अजमेर जिला आता है। ध्यान रहे, ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभपुर उदयपुर में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा? ये राजस्थान की बात की जा रही है। ठीक है, राजस्थान राज्य में आपको बताना है कि सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग कौन सा है। तो आपका सूती वस्त्र है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा है, जो वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात है। राजस्थान की प्रथम सूती मिल कृष्ण मिल्स लिमिटेड आपका ब्यावर है, और राजस्थान की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल जो है आपकी महाराजा उन्मेन सिंह मिल्स लिमिटेड पाली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि ऊन का घर किस जिले को कहा जाता है। राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसे ऊन का घर कहा जाता है। तो आपका क्या है? बीकानेर। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर देश की कुल ऊन उत्पादन जो है 45 से 47% भाग राजस्थान में होती है, जिसमें बीकानेर राजस्थान में अकेला 65% हिस्सा देता है। देखिए आपको बता दूं, जो टीटी के एग्जाम होते हैं, चाहे सीटेट की बात करो चाहे यूपी टीट की, ऑल इंडिया में कहीं से ही पूछा जा सकता है, हर राज्यों से पूछा जाता है। सीटेट में तो सेंटर का है, सभी लोग जानते हैं, सेंटर टीचर एबिलिटी टेस्ट है, तो सभी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नहीं कि हम एमपीटीटी वर्ग 3 का पेपर दे रहे हैं तो राजस्थान का पूछा नहीं जा सकता, ये अब एनसीईआरटी से रिलेटेड आता है, ये पर्यावरण है, पूरे भारत हिंदुस्तान का पर्यावरण पूछा जाता है। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि हमें एमपी का ही पढ़ना है, यूपी का ही पढ़ना है, ठीक है, राजस्थान का ही पढ़ना है, तो ये कंफ्यूजन न रहिए। जितने क्वेश्चन मिल सके उतना तैयार करिए, अपना स्कोर 100% अपना क्या है इम्प्रेस करिए, वाकई में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, जो राजस्थान की फसलें हैं, मौसम के आधार पर राजस्थान की कितनी फसलों में विभक्त किया गया है, तो 3 फसलें हैं आपकी। देखिए, पहला होता है खरीफ की फसल, जिसमें आपकी वे फसलें बुआई वर्षा के साथ ही जून जुलाई में बोई जाती हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में या शीत ऋतु में काट ली जाती हैं। ठीक है, जैसे मुख्य फसलें आपकी बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना, अरंडी, चावल, मूंगफली, तिल, ज्वार आदि होते हैं। इस प्रकार रबी की फसल होती है ठंडी में, शरद ऋतु में यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और बोई अब गर्मी के टाइम पर अधिक तापमान यानी कि मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जैसे अभी फिलहाल आपकी क्या रबी की फसलें कट चुकी होंगी, ज़्यादातर गेहूं, चना, जौ, सरसों, मशहूर, राई, तारामीरा, अलसी, ये रबी की फसल, अभी जो सीजन चल रहा है कटाई का वो रबी की फसल का चल रहा है। ठीक है, जायद फसलें वो कहलाती हैं, जैसे आपके तरबूज होते हैं, खरबूजा, ककड़ी, पुदीना, साग सब्जी, हरे आदि, ये सारे जायज फसलें कहलाती हैं, यानी कि फरवरी मार्च में बोई जाती है, मई जून वर्षा ऋतु में काट ली जाती हैं। फिर आपकी ये फसलें क्या चौमासा फसल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि 4 महीने में फसलें बोई जाती हैं, काटी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था। राजस्थान में त्याग प्रथा यानी कि त्याग कर देना, किसी भी चीज का त्याग करना, ये प्रथा यानी परंपरा जिसे बोलते हैं। तो राजस्थान में कौन से समाज, कौन से वर्ग है, तो सभी लोग जानते हो क्षत्रिय वर्ग की परंपरा चली आई। जैसे कहते हैं ना हमारे रामायण में, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उसी प्रकार यहाँ पे राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था, अगर आ गया क्वेश्चन में तो क्षत्रिय लगा देना है, क्योंकि राजपूत जात में विवाह के अक्सर पार चारण, भाट, ढोली या लड़की वालों से मुंह मांगी दानी दक्षिणा प्राप्त करने का प्रयास करते थे। इस दान दक्षिणा को त्याग कर कहा था कि इस त्याग को सर्वप्रथम जोधपुर रियासत ने कब 1841 में कानूनी घोषित कर दिया था। ठीक है, ये देखिए किसके दान दक्षिणा त्याग को, यानी कि जो लड़की, जैसे लड़की वाले से क्या बोलते हैं ना, जिसे दहेज प्रथा, उसी प्रकार से क्षत्रिय लोगों ने त्याग कर दिया था कि अब हम दहेज प्रथा नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर भाई बहन के लिए, कि सरपंच को शपथ कौन दिलाता है। अब ये कंफ्यूजन रहता कि क्या जिला कलेक्टर दिलाते हैं या जिला प्रमुख दिलाते हैं या आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिलाता है या आपका निर्वाचन अधिकारी दिलाता है। तो क्या है, चलिए कमेंट बॉक्स में हर भाई बहन कमेंट कर देंगे। देखिए इसका राइट आंसर होगा निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, सरपंच और वार्ड पंच को शपथ निर्वाचन अधिकारी को, प्रधान व पंचायत समिति सदस्य को खंड विकास अधिकारी को, और जिला प्रमुख व जिला परिषद सदस्य को शपथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्र के नाम पर एक क्वेश्चन है, जय हिंद, जय हिंद बोल दीजिएगा सभी लोग, सभी हर भाई बहन के लिए जय हिंद। क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं सांसद द्वारा पारित किसी विधेयक, यानी जो आपका धन विधेयक को छोड़कर कितनी बार लौटा सकता है। ठीक है, कितनी बार जो राष्ट्रपति है संसद द्वारा पारित किसी विधेयक, धन विधेयक को कितनी बार लौटा सकता है, तो देखिए एक बार जो है आपको वो लौटा सकता है, उसके अंडर में राष्ट्रपति के होता है। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि सांसद द्वारा पारित विधेयक कुछ संसाधनों के लिए राष्ट्रपति एक बार लौटा सकता है। यदि सांसद उसमें संशोधन या ज्यों का त्यों दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अगर कोई इसे चेंज नहीं किया जा सकता उस विधेयक में, एक बार तो लौटा सकता है, और सेम टू सेम वही आपका विधेयक फिर लेकर अगर राष्ट्रपति के पास सांसद जाते हैं तो राष्ट्रपति को साइन या संशोधन करना पड़ेगा, बिल पास करना पड़ेगा और हस्ताक्षर करना पड़ेगा। क्योंकि सांसद के किसी सदस्य की सदस्यता 60 दिन तक लगातार अगर अनुपस्थित रहता है तो समाप्त भी हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, 60 दिन तक अगर कोई सांसद अनुपस्थित रहता है सांसद में, संसद भवन में, तो वो फिर क्या है, अनुपस्थित माना जाएगा, यानी कि 2 महीनों के अंदर एक दिन उसका अनिवार्य आना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? कौन से रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो मैं बता दूं, देखिए नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, क्योंकि हम जानते हैं ई बराबर यानी कि एच बी बराबर एच सी बटे लेमडा। देखिए यहाँ पर आपका देखिए किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विवग्योर आपने सुना होगा, ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, बैगनी, ये सब आपका विवग्योर है। लास्ट में आपका रेड आता है, पहले बैगनी आता है, ठीक है। कि देखिए यहाँ पर बता दूं, जो नीले रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, जो तरंग दैर्घ्य की बात करें तो नीला रंग की न्यूनतम होती है। तरंग दैर्घ्य में नीला रंग कम होता है, नीले रंग में तरंग दैर्घ्य कम होता है, और आपके लाल रंग में ज़्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य किस में कम होता है? नीले रंग में, और ज़्यादा होता है लाल रंग में। तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम होती है। ऊर्जा की बात आ जाए तो नीले रंग में सबसे ज़्यादा होगी और लाल रंग में ऊर्जा कम होती है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य आपके उल्टा है, ठीक आपके विलोम है इसका। तरंग दैर्घ्य का विलोम आपका ऊर्जा है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न यहाँ पे है, देखिए आपके लिए आपके चैलेंज है कि इसमें से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं हैं। तरुण और वृद्ध, तरुण यानी कि छोटा होता है, जिसकी आयु बहुत कम होती है, ठीक है, तरुण उसे ही बोला जाता है, ठीक है। तरुण वृक्ष, तरुण पत्तियां, तरुण वृक्ष यानी कि बहुत छोटा सा वृक्ष। तो वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं क्या होगी? ठीक है, तो लगभग समान होगी। तरुण में उच्चतर, वृद्ध में न्यूनतम होगी। वृद्धों में उच्चतर, तरुण में न्यूनतर। तो आप देखेंगे सी ऑप्शन होगा। भैया तरुण है यानी कि वृद्ध है तो ज़्यादा, उनका शरीर आकार बड़ा है तो ज़्यादा ऊर्जा की, प्रोटीन की जरूरत होगी। तरुण अगर छोटा है तो कम, न्यूनतम होगी यानी कि कम से कम होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। जो वृक्ष की आयु होती है वर्षों में कैसे निर्धारित की जाती है? तो सभी लोग जानते होंगे, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न देखिए है, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ही के लिए खुला हुआ है, ठीक है। उसको ब्रैकेट में भरिए, खाली है अभी, उसको जाके भरिए और सेंड एक बार कर दीजिएगा कि सर विजय सर हमने सेंड कर दिया, सर हमने सेंड कर दिया, ठीक है। तो चलिए राजस्थान से किस जिले से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके यहाँ का हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है आपकी राजस्थान से है, ठीक है। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है तो सभी लोग जानते होंगे। शुष्क, उष्ण या शुष्क है, उष्ण या शीत है, उष्ण या शीतोष्ण है, या समशीतोष्ण है। तो सभी लोग जानते हैं शुष्क और उष्ण और आपकी शुष्क जलवायु है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बता दूं, राजस्थान की औसत जो वर्षा लगभग 57 सेंटीमीटर मानी जाती है, ठीक है। राजस्थान में कम वर्षा होने के आधारभूत के कारण मानसून के क्या समांतर अरावली पर्वत माला, जो अरावली पर्वत है माला का होता है, ठीक है, मानसून के समांतर, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर भाई बहन के लिए, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। राष्ट्रहित के नाम क्वेश्चन ये करते हैं कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। जो पोलियो का वायरस होता है वो शरीर में कैसे प्रवेश करता है? या मच्छर काट देगा तो प्रवेश करेगा, अगर हम किसी को थूक देते हैं तो कर लेगा, या दूषित भोजन या जल से, या कुत्ते के काटने से। तो कुत्ते के काटने से रायबीज होता है रोग, सभी लोग जानते हैं। पोलियो से कोई संबंध नहीं कुत्ते काटने से, ठीक है। तो दूषित भोजन और जल से होता है पोलियो रोग, ठीक है। क्योंकि हमें पोलियो क्या है, इसमें एक बार ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, लाइन है, इसको हर भाई बहन ध्यान देंगे कि जो कि पोलियो माइलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। पोलियो एक संक्रामक रोग है, किसके, कौन सा है आपके कीटाणु या किसके विषाणु द्वारा होता है? तो देखिए पोलियो एक विषाणु द्वारा होता है। उस विषाणु का नाम क्या है? तो उस विषाणु का नाम है पोलियो माइलाइटिस। बहुत बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो देखिए पूछा जा सकता है। करंट क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं। क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि जो है पोलियो कौन से विषाणु द्वारा फैलता है, या कौन से संक्रामक रोग द्वारा, संक्रामक तो रोग हो गया आपका, संक्रामक क्या आपका रोग हो गया। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो क्या विषाणुओं द्वारा फैलते हैं, ठीक है, विषाणु कीटाणु द्वारा बोलते हैं, उसे संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। वो मिलकर आपको फैलाता है, ठीक है। जैसे खांसी जुकाम ये हो गए, ये भी आपके संक्रामक रोग कहलाते हैं, किसी मिल के फैलना, ठीक है, संबंध से रिलेटेड है, इसलिए आपको संक्रामक बोला जाता है, ठीक है। संक्रामक यानी संग के आक्रामक कर देना, साथ में रहकर आक्रामक कर देना, संक्रामक हो गया, ठीक है। तो इसमें देख कौन सा विषाणु आपका पोलियो माइलाइटिस आपका विषाणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कूटनीतिक भाषा दी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए कथन पढ़ लेते हैं पहले।
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यानी जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में क्या है, विद्युत किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं, विद्युत मोटर के द्वारा परिवर्तित करते हैं, ठीक है। और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने का मात्रक है, यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से मापी जाती है, ठीक है। तीसरा है कि विद्युत ऊर्जा की ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जो विद्युत ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा में क्या, किसके द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फर्स्ट सही है, फर्स्ट सेकंड सही है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। तो यहाँ पर देखिए तीनों आपका सही है, तीनों आपके जो कथन दिए हैं तीनों सही हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इससे 2-3 क्वेश्चन रिलेटेड निकल के आ सकता है। ये नहीं देखिए ऑप्शन से हम यहाँ पे क्वेश्चन निकाल लेंगे और ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है। तो देखिए जो आपके राजस्थान के भीष्म पितामह हैं वो कौन है, राणा चूड़ा सिंह है। ये डिटेल आपको देखिए मिल जाएगी पीडीएफ फाइल में, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। हम सोच रहे हैं कितना शार्ट हो, नॉलेज ज़्यादा हो, ठीक है, नॉलेज भरपूर हो पूरे वीडियो में। तो ये पीडीएफ फाइल में आप डिस्कशन ले सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक आपको वीडियो के सबसे नीचे जाएंगे डिस्कशन में मिल जाएगी, ठीक है। अभी आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही अगर ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे वीडियो पर, तो उनको जरूर से जरूर देखिएगा, वो बहुत ही हेल्पफुल करेंगे आपके सिलेक्शन के लिए 120+ स्कोर लाने के लिए, ठीक है। हमारा टारगेट है सभी हर भाई बहन के लिए 120+ का स्कोर लाना। राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में जो जल महलों की नगरी होती है वह डीग के महल को कहा जाता है, ठीक है। डीग का महल का पुराना नाम क्या था, दीर्घपुर था। क्या था, दीर्घपुर था, ठीक है। डींग का पुराना नाम आपका दीर्घपुर था। अगला प्रश्न देखेंगे, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये तो वीवीआईपी क्वेश्चन है कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र जो होते हैं उदत किए जाते हैं। जो पिछवाई कलाकृतियाँ होती हैं उनमें जो बने चित्र होते हैं उद्धृत किए जाते हैं, ठीक है। किसमें भाई, महाभारत में, भगवान कृष्ण के जीवन से, या रामायण से, या राजपूत राजाओं के जीवन से। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो भगवान कृष्ण के जीवन से, क्योंकि पिछवाई जो है राजस्थानी हस्तकला है एक। अब देखिए क्वेश्चन बन गया ना, पिछवाई कहाँ की हस्तकला है, तो आपको बता देना भैया राजस्थान की हस्तकला है। राजाओं का स्थान राजस्थान, पिछवाई राजस्थान की हस्तकला है, जिसका मुख्य केंद्र नाथ द्वारा कहाँ है, राजसमंद। नाथ जी के मंदिर में कृष्ण प्रतिमा के पीछे दीवारों पर लगाए गए कपड़ों पर भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का चित्रण किया गया था, इसीलिए वहाँ पे पिछवाई राजस्थान हस्तकला कहा जाता है। यानी कि कृष्ण के जो पीछे दीवारें थी उन पर क्या है, कलाकृतियाँ थी, कृष्ण भगवान के कपड़े की, बाल लीलाओं की, बचपन की वहाँ पे कृतियाँ थी, तो उसी के लिए क्या पिछवाई राजस्थान हस्तकला कह दिया गया, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है। जंगल की ज्वाला यानी कि इस वृक्ष के आधार पर आग ज़्यादा पकड़ती है, ठीक है। तो ये आपका है पलाश, क्योंकि देखिए आदिवासी क्षेत्रों में पानियाँ बनाने हेतु मुख्यतः पलाश के पत्तों का उपयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि आदिवासी क्षेत्रों में पानियाँ बनाने के लिए कौन से पत्ते का उपयोग किया जाता है, तो पलाश के पत्ते का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए इसका पूरा डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, देखिए जो टसर कृत्रिम या रेशम विकास कार्यक्रम 1986 में कोटा में उदयपुर बांसवाड़ा जिले से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि महावीर जी का मेला किस तिथि को लगता है। जो महावीर जी का मेला होता है वह आपके किस तिथि को लगता है, तो वो आपके कौन सी तिथि है, आपके चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जी का मेला लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, हर भाई बहन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य क्या है। जो आपके पर्यावरण अध्ययन का है उसका उद्देश्य है स्थानीय पर्यावरण या पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, या वैश्विक पर्यावरण मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, या पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो आपके तीनों है पर्यावरण के उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रहित के नाम, भारत के नाम, जय हिंद के नाम, हर भाई बहन के लिए नाम के पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में। यहाँ देखिए शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ये बहुत 40 से लेके 50 तक, 140 से 140 टू 150 तक ये आपके शिक्षण शास्त्र 10 क्वेश्चन रहेंगे।
जिसमें से आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों के लिए भ्रमण पर बातचीत करते हैं। यानी कि आमतौर पर जैसे बच्चों गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, शिक्षक क्या विद्यार्थियों से छुट्टियों के बारे में, भ्रमण के बारे में कि कहाँ जाएं इन छुट्टियों पर चर्चा करते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों में प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेंगी, जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं, विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, या वह अपना समय बिताना चाहते हैं। अब आपके अनुसार क्या होगा? चलिए, अगर आप देखिए भावी अध्यापक है, भावी शिक्षक है, बेसिक शिक्षा के होने वाले होनहार आपके शिक्षक है, तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप क्या सोचेंगे? चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों के अनुभव या ज्ञान पर रचना का आधार होगा, क्योंकि देखिए पर्यावरण के अध्ययन में भ्रमण करना एक दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है, जो वास्तविक जीवन के अनुभवों के आधार पर विद्यार्थी की ज्ञान रचना में वृद्धि सहायक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर भाई बहन के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि गर्म जो होता है, गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? गर्म रुधिर यानी कि जिसका खून गर्म रहता है, ब्लड क्या है, हॉट रहता है, जिसे बोलते हैं ना हॉट ब्लड, तो उसको हार्ट नहीं बोला जा सकता, उसको गर्म ब्लड ही बोलते हैं, गर्म रुधिर बोलते हैं। यानी मेढक के जीवन के चक्र का चार्ट दिखाकर, या मुर्गी के जीवन का चक्र का चार्ट दिखाकर, या वास्तविक तितली का, या कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो मैं बता दूं, देखिए गर्म रुधिर वाले प्राणी वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोतों का उपयोग करते हैं। यानी कि जो आपके गर्म रुधिर प्राणी वही कहे जाएंगे जो बाहरी स्रोतों के क्या है, तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोतों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें गर्मी लगती है तो गर्मी में ज़्यादातर पानी पीने लगते हैं, जैसे आपका उनका शरीर स्वयं तापमान में अनुकूल नहीं रहता है। ठीक है, जैसे आपकी ठंडी हो तो ठंड शरीर हो जाए, ठीक है, और गर्म हो तो गर्म शरीर हो जाए, ऐसा नहीं है। गर्मी में शरीर हमें ठंडा करना पड़ता है और ठंडी में हमारा शरीर क्या है को गर्म करना पड़ता है। जैसे कि मनुष्य हो गया, जैसे हम और आप, कुत्ता, बिल्ली आदि गर्म रुधिर वाले प्राणी कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया कि गर्म रुधिर वाले प्राणी है, क्वेश्चन में दे दिया गया कि मनुष्य दे दिया गया, कुत्ता बिल्ली दे दिया गया, पेड़ पौधे दे दिया गया, ठीक है, यह आपका भूगोल दे दिया गया, तो आप किस में क्लिक करेंगे? ठीक है, किसमें क्लिक करेंगे? चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं कि पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि क्या है? जो पर्यावरण शिक्षण होती है उसकी प्रभावशाली विधि क्या है? देखिए पर्यावरण शिक्षण की जो प्रभावशाली विधि मानी जाती है वो आपकी प्रयोगशाला विधि मानी जाती है, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रहित के नाम क्वेश्चन है, ठीक है, कि पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। जो पर्यावरण अध्ययन होता है, जो क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है प्रत्यक्ष अनुभव। जब हम पर्यावरण भ्रमण में जाते हैं, अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को छुट्टियों में लेकर जाते हैं, तो उनको जब वहाँ पे दिखाते हैं तो क्या प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। जब बच्चे प्रत्यक्ष देखते हैं उनको अनुभव हो जाता है। उनको बच्चों को प्रत्यक्ष पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दे दीजिए। जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बच्चे अगर सीख पाएँ तो वो जो जीनियस होते हैं ना, IAS कलेक्टर जो बनते हैं, डॉक्टर्स जो बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, वो सब यही होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव लेकर बनते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव जिसके पास होता है भैया समझ लीजिए नैया पार उसी की होती है। प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, याद और ट्रिक के भरोसे ये जो नया पैटर्न आया है अपने भारत में, ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए। भैया ट्रिक को जितना याद करने में आपको टाइम बिता सकते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, अगर वही समय आप अपने क्या है अनुभव में, प्रत्यक्ष अनुभव में लगा दें तो भैया क्या कहना, फिर आपका सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। ना ट्रिक की ज़रूरत रहेगी, ना आपको याद करने की ज़रूरत रहेगी, केवल अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, केवल प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ और प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी प्लेलिस्ट एक से उठा लीजिए, अंत तक पूरा देख लीजिए, फिर विजय सर को कमेंट कर दीजिए, सर आपकी हमने सारी वीडियो, सारी प्लेलिस्ट देख ली है, अब हमें सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आंधी तूफान कुछ भी आए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रहित के नाम क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कौन सी विधि प्रभावशाली होती है? अगर प्राथमिक स्तर की बात की जाए, पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि होती है, तो सभी लोग जानते हैं कहानी विधि होती है। प्राथमिक स्तर में बच्चे छोटे होते हैं, उनको कहानी से सुनाकर क्या है पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, कहानी सुनाकर। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी आपको प्रश्न मिलेंगे डिटेल से, PDF फाइल मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, राष्ट्रहित के नाम शिक्षा है, शिक्षा के नाम राष्ट्रहित कर रहे हैं। ठीक है, चैनल आपका राष्ट्रहित के नाम है,
तो भैया फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। राष्ट्रहित के नाम जो भी होता है वो फ्री होता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? अभिप्रेरित शिक्षण की संकेत की बात की गई है, तो आपका कौन सा हो गया भैया? बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना जो होता है वो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है, क्योंकि छात्र द्वारा जो प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। कक्षा में किसी छात्र द्वारा प्रश्न पूछने से स्पष्ट है कि छात्र जो है शिक्षण अभिप्रेरित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? अगर कोई परीक्षण है उसकी विशेषता नहीं है, यानी कि हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, उत्तीर्ण कला। तो देखिए यहाँ पे वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता आपकी अच्छे परिणाम की विशेषता है, लेकिन उत्तीर्ण कला आपकी जो है वो उत्तीर्ण करना ये आपकी देखिए अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं कहलाती है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर भाई बहन के लिए नाम करते हैं, हर भाई बहन, हर छोटे भाई बहनों के नाम करते हैं, ठीक है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हैं, सभी के लिए आपके माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा, विजय सर का प्रणाम कहिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। और अपने परिवार को बड़ा कीजिए, यूट्यूब को बड़ा कीजिए, ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि ये परिवार राष्ट्रहित के नाम है तो बड़ा आवश्यक होना चाहिए, परिवार बड़ा होना चाहिए जिससे राष्ट्र में और हित हो सके, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारा सपना, शिक्षक हो अपना। छात्रों में क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, यानी कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकना के लिए, जैसे बता रहा हूँ ना, ट्रिक याद करो, ट्रिक 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 ट्रिक। अरे भैया ट्रिक क्या कर रहे हो, अनुभव से ज्ञान करो, क्योंकि शिक्षक होने जा रहे हो आप। शिक्षक क्या होता है? अनुभव का ज्ञाता होता है, ठीक है, अनुभव ज्ञानी होता है। तो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो अनुभव यहाँ पे क्रिएट, इसीलिए हम व्याख्या लेके आते हैं ताकि आप अनुभव क्रिएट कर सकें, पुश कर सकें, ठीक है। तो छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? तो सभी लोग जानते हैं, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना चाहिए। अगर आप छात्रों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे, इसमें क्या होता है, देखिए 4 ऑप्शन होते हैं कोई ना कोई सही बता देगा तो उनके बच्चों क्या रटने की प्रवृत्ति कम होती है। 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें बच्चे क्या है ज़्यादातर उनको याद नहीं करने की, जो 4 ऑप्शन याद करेंगे, छोटे छोटे वाक्य याद करेंगे, ठीक है, वो याद नहीं करते, वो समझते हैं, अनुभव याद करते हैं। याद वो कहलाता है 1-2 पन्ने 4 पन्ने का पढ़ के रट गए। जैसे आप इंग्लिश में ऐसे पढ़ना हो ना, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी का, ठीक है, इंट्रोडक्शन शुरू कर दीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद कंक्लूजन लास्ट में शुरू कर दीजिए, कंप्यूटर सिस्टम शुरू कर दीजिए। तो ये आपको याद करने के ट्रिक हमने बचपन में याद किया, मैं स्वयं बता रहा हूँ, मैंने बचपन में याद किया था, लेकिन आज वही मैं बता रहा हूँ कि अनुभव से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। मैंने मैथ्स में अनुभव प्राप्त किया था, वाकई में वो अनुभव आज मेरे काम आ रहा है, इसलिए आप लोगों से सजेशन करता हूँ कि अनुभव जरूर यहाँ पे काम आएगा। अनुभव से जो चीज़ याद करेंगे वो आपको जीवन पर्यंत तक चलता है, ठीक है। जैसे विकास आपका जीवन पर्यंत तक चलता है, वृद्धि एक सीमित समय तक होती है, रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत तक चलता है, निरंतरता से चलता है। उसी प्रकार आपका क्या अनुभव होता है, अनुभव अगर आपने एक बार हो गया, उसको क्या प्रैक्टिस करते रहिए तो वो अनुभव आपके लिए दुगना होता है। तो लास्ट देखिए 2-3 क्वेश्चन और है कि एक अच्छे परिणाम की विशेषता आपकी नहीं, तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 149वां क्वेश्चन हो चुका है कि छात्रों में रटने। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। जो पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए भाई? गतिविधि क्या है? गतिविधि आधारित होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा गतिविधि आधारित होनी चाहिए ताकि छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हो सके, छात्र उससे अपने वास्तविक जीवन को जोड़ सके, ठीक है, जोड़ सके, वास्तविक जीवन से जोड़ सके। तो वीडियो कैसा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट। अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो राष्ट्रहित के नाम में चैनल है, ठीक है, जय हिंद के नाम पे चैनल है, भारत के नाम में चैनल है, आप भाई बहन के नाम पे चैनल है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी फ्रेंड्स में इस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।